अब हमने ये कहा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हम आपको पढ़ा रहे थे, क्लियर। 7% CO2 किससे हो रहा है बताइए? प्लाज्मा से। प्लाज्मा में 90% क्या पाए जा रहे हैं? वाटर। वो उसे कंबाइंड होकर के क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड फिर फर्दर टूट जाता है किसमें? H+ आयन कंसंट्रेशन में, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये टूट जा रहा है, ठीक है। इनके लिए तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम का नाम हमें याद रखना है। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या बताइए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स जो होती है, ये ब्रेक डाउन कराने में मदद करती है किसके? कार्बोनिक एसिड के, क्लियर। क्या आपको नहीं लगता कि कार्बोनिक एसिड यहाँ पे भी पाई जाती होगी? ठीक है, कार्बोनिक एसिड हर जगह पाई जाती है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जा रही है बताइए हमारे पास? यहाँ पे, क्लियर। 70% ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है ना, पाए दोनों जगह जा रही है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये हम हैमबर्गर इफेक्ट नहीं, फेनोमेना है, एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। फेनोमेना या इफेक्ट बात एक ही है, किस नाम से जाना जाता है वो हमें क्वेश्चन इस नाम से पूछा गया है, हैमबर्गर फेनोमेना क्या है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि जो 20 to 25% जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किससे? बाइकार्बोनेट आयन, सॉरी, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के, और इसको हमने क्या बोला है? HbCO को क्या बोला है बताइए? HbCO2 को क्या बोला है बताइए? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ये इनसे बाइंड कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। और ये जो HbH आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये भी क्या करता है कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में मदद करता है। तो ये CO2 जब भी H2O से कंबाइंड होता है तो H+ आयन कंसंट्रेशन में और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में टूट जाता है, और यही H+ किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, और ये HbH और ये ऑक्सीजन को रिलीज करा देता है, क्लियर। ये हमारा क्या था? CO2 का ट्रांसपोर्ट था। किसका ट्रांसपोर्ट था? CO2 का ट्रांसपोर्ट। आपको क्या करना है, कुछ बातें जो लिखनी थी एनसीईआरटी से, वो 4 पेज छोड़ करके आप एनसीईआरटी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पेज पूरा छोड़ दीजिएगा लिखने के लिए, एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, क्लियर। जितना भी मैंने पढ़ाया है, लिखा है, वही हमने बता दिया है, ठीक है। लिखने वाला काम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्या लिख लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आप घर से लिख लाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आगे बढ़े, हेडिंग है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मैंने पढ़ा दिया है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मैंने पढ़ा दिया है क्या? फिर भी मन कर रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां? फ्रॉम लंग्स एल्वियोलाई से टिश्यूज तक लेकर के जानी है मुझे। बोलिए, बताइए, बात सही है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा टिश्यूज है, ध्यान समझेंगे। ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारे पास क्या है? एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, इसलिए इनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है, क्लियर। किसी भी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अगर बाइंड करना है तो प्राइमरली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही ये प्राइमरली इफेक्ट करता है। चलिए इफेक्ट कराते हैं। ये हमारे पास, इनके पास क्या पाई जा रही है? ब्लड की कैपिलरीज पाई जा रही है। ये ब्लड की कैपिलरीज पाई जा रही है, ये ब्लड की कैपिलरीज पाई जा रही है, ठीक है। और ब्लड की कैपिलरीज में हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं? ये आरबीसीज पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आरबीसीज पाए जा रहे हैं। हमने ये बताया कि हीमोग्लोबिन जब भी बाइंड करेगा, इनसे ध्यान सुनेंगे, हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकला, ठीक है। ऑक्सीजन जब भी निकलेगा ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन यहाँ पे CO2 पहले से मौजूद थे, ठीक है। और CO2 से जैसे ही मौजूद थे, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है और CO2 को धक्का मार देता है, ठीक है। समझ आई बात है? दूसरा पॉइंट आता है, ये जो CO2 निकला ये फिर से किसके पास जाएगा बताइए?
टिश्यूज के पास जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये जो आपको CO2 निकल रहा है, ये CO2 फिर से लौट रहा है कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास। क्यों? प्यूरिफाई करना है ना, समझ आई बात। दूसरी बार अगर ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड करता है, दूसरी बार ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो यहाँ पे HBH थे क्या, अरे बोलिए, HBH थे, और HBH थे तो ये क्या करेगा, इतना ज्यादा हो जाएगा तो HBH क्या करेगा, HbO2 करेगा और H+ आयन कंसंट्रेशन को फिर से लात मार देगा, ठीक है। और ये जो H+ आयन कंसंट्रेशन है, ये फिर लौट करके जाएंगे किसके पास, एल्वियोलाई के पास, ठीक है। और H+ आयन कंसंट्रेशन अगर लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता रहा, तो क्या होगा, ठीक है। तो अब आगे चल करके क्या होता है, ये जो आपको CO2 की बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, ठीक है, ऑक्सीजन की ही बात कर रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि यही जो H+ आयन है, क्लियर। अब इसमें क्या होता था कि पहले, याद करिए, पहले क्या याद रखना था कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन था हमारे पास, क्या था, बाइकार्बोनेट आयन जो आपको दिखाई दे रहा था, और इनके साथ साथ जो H+ आयन थे, ये आगे चल करके क्या बनाते थे बताइए, H2CO3 बनाते थे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आगे तोड़ करके इनको रिलीज कराने की कोशिश करेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, H2O प्लस CO2 में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और ये CO2 को फिर से लात मार करके कहाँ लेकर के जाएंगे, प्यूरिफाई के लिए, ठीक है। और ये जो आपको बाइकार्बोनेट आयन आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये कहाँ से आया बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन अब बाहर से आया, ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर से आया, जो पहले बाहर आया था ना, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ, और इसी की डर की वजह से, इसी की डर की वजह से जो क्लोराइड आयन अंदर छुप करके बैठे थे, वो क्या होंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आई बात। कहोगे सर जी ये रिएक्शन तो पूरा ना पूरा पूरा देखा हुआ लग रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों देखा हुआ लग रहा है, पिछली बार ही तो पढ़ाया भी, ठीक है, उसी को जस्ट रिवर्स करते आ रहा हूँ ना मैं। CO2 के ट्रांसपोर्ट में यही सब हो तो रहा था, बट डायरेक्शन इधर की तरफ थी ना। अब ये डायरेक्शन इस तरफ होती चली जा रही, पहले ये इससे टकराता था, इससे टकराता था, तो ये बनता था, ये रिलीज होता था, बोलिए बात सही है। फिर ये इससे टकराता था, ये बनता था, फिर ये रिलीज होता था। अब यही जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या आपने कभी भी जिंदगी में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल। किसी भी रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। भूल गए, केमिस्ट्री हमसे ना पढ़वाओ यार, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी रिएक्शंस में अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के एक भी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, दो में से अगर दो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं तो तीसरा प्रोडक्ट बनता है, दो में से किसी एक का भी कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वो हमेशा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये हमेशा उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, क्लियर। यही हमारा निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट है। ये कहाँ हो रहा है बताइए, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई एंड ये कैसा कैपिलरीज, लंग्स कैपिलरीज है ना, ये बात मुझे याद रखना है, ये हमारे लंग कैपिलरीज हैं, ये हमारे प्लाज्मा, ये हमारे RBC। समझ रहे हैं ये बात, जस्ट उल्टा कर दो बस।
मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, लिखेंगे ना, तब आपको असली समझ में आएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, क्या बन गया है वो तो लास्ट में भूल ही जाते हैं हम लोग, तो वो एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो वही सारी चीजें आपको निकल करके चली जाएंगी। ये टिश्यूज के लंग्स कैपिलरीज के पास क्या होता है, हेल्डन इफेक्ट होता है या फिर बोहर इफेक्ट? हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, आप बताइए हेल्डन इफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है या CO2 में? हेल्डन इफेक्ट किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में या CO2 में? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं ना। हेल्डन इफेक्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन बोलिए कि CO2? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना। तो यहाँ पे लंग्स कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बताइए, हेल्डन इफेक्ट होता है। ठीक है, हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है बताइए हमें, हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है? हेल्डन इफेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताइए हमेशा, इंक्रीज। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज। और पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन? एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। तो रिलीज क्या हो रहा है, रिलीज क्या हो रहा है, दैट इज रिलीज क्या हो रहा है, अरे अंधे क्या रिलीज हो रहा है, तो किसका ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 का? नहीं, रिलीज होगा लंग्स एल्वियोलाई के पास ही जाएगा। समझ रही बात है, दोनों मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, चाहे हेल्डन हो चाहे बोहर हो। समझ आई बात? CO2 लिख दे रहा हूं बट आपको समझना दोनों है ना। हो गया, जो रिलीज होगा वही तो ट्रांसपोर्ट करेंगे हम। क्लियर, आगे बढ़े। CO2 के ही ट्रांसपोर्ट में बेसिकली आपको लिखना है ना, दोनों के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है बट बेसिकली किसका, CO2 का। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाना है कि स्ट्रिक्टली पूछ रहा है या पोलाइटली पूछ रहा है ना। नॉर्मली पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट करना है हमें। क्लियर, चलिए इसके पीछे वाले में हम भी वहां डिस्कस कर लेते हैं, बोहर इफेक्ट वाला भी ना। बैक करें, चलिए टिश्यूज कैपिलरीज के दौरान टिश्यूज में क्या होती है बताइए, CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होगा वो भी हमेशा ज्यादा रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर अगर CO2 का ज्यादा है तो एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होगा किसका, हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन के साथ। क्या ये बात सही है, डिसोसिएशन होगा तो ये किस में मदद करेगा बताइए, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पूछिए क्यों, क्योंकि रिलीज क्या हो रहा है। समझ आई बात, बोहर इफेक्ट हमेशा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है
जबकि हेल्डन इफेक्ट हमेशा CO2 के। पूछिए क्यों? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटेगा नहीं तो टिश्यूज को मिलेगा क्या? समझ आ रही बात है? मेरी एनर्जी मेरे पास अगर ज्ञान है, मैं इनको न दूं तो मेरा ज्ञान तो मैं मर जाऊंगा तो चला ही जाएगा ना। इसलिए इनको आगे जिंदगी बिताने के लिए मेरे ज्ञान की बहुत जरूरत है। समझ आई बात है? इसलिए जितना हो सके एक्सपीरियंस बांट दिया करो अपना ना। समझ रहे हो? चलिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, कहां पे पाई जाती है? बोथ। अरे अंधे देख ले एक बार ध्यान से, एक बार कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ, एक बार यहाँ, दोनों। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए ज्यादा कहाँ, तब आरबीसी। समझ में आई बात? हाँ, इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, एक स्ट्रिक्टली और एक पोलाइटली। अब ये पूछा देखना जाना है कि ऑप्शन में है या नहीं। अगर बेस्ट वन चूज करना होगा तो क्या, वो हमें याद रखना है। ठीक है, होता क्या है कि नीट के जो ऑप्शन होते हैं चारों के चारों एकदम एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि अगर 4 मिस यूनिवर्स से शादी करना होगा तो एक ही ऑप्शन चूज करना है आपको ना। शादी करोगे एक से, लेकिन देखोगे तीनों को ना, काश ये भी मिल जाए। बोले बात सही है? यानी सेम ऐसे ही नीट का भी एग्जाम का भी MCQs होते हैं, जितने भी होते हैं। लगता है कि वो चारों सही हैं, बट आपको बेस्ट वन चूज करना है उसमें से। क्लियर? आगे बढ़े, ये भी लिख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये कहा, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो इधर देख, बोल कर इधर देख। हाँ, ये हमारे पास क्या है? टिश्यूज है। टिश्यूज के अंदर क्या चलना है बताइए? मेटाबॉलिज्म चलना है। ठीक है, अगर टिश्यूज के अंदर कोई भी ब्लड कैपिलरीज पास होती है, टिश्यूज से हमने क्या कहा? ब्लड कैपिलरीज पास हो रही है, ब्लड कैपिलरीज पास हो रही है। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर हम 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml ब्लड की बात करें, तो ये मान के चलिएगा कि टिश्यूज को 5 ml जो ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना ml? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना गया बताइए इनके पास? 5 ml। यानी एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड टू दी टिश्यूज। ठीक है, उसके बदले में, उसके बदले में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी CO2 निकला, ठीक है, तो CO2 भी तो रिलीज होगा। उसके बदले में CO2 यहाँ पे भी तो ट्रांसफर होगा। क्लियर? यहाँ पे भी तो ट्रांसफर आएगा, 100 ml ही ब्लड निकलेगा ना। क्लियर? ये 100 ml ब्लड में ये जो CO2 होता है वो 4 ml CO2 क्या होता है? ऑफ CO2 डिलीवर होता है ब्लड कैपिलरीज को। यानी इस बात से मुझे दो बातें याद आने लगी। कितनी बातें याद आने लगी? दो बातें NCERT की अच्छी अच्छी बातें याद आने लगी। जहां पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, उसका लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए, और जहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 लिखा है उसका लास्ट सेकंड लाइन क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ करके सुना दूं? ये कहाँ ओपन किया है? हाँ हाँ, वो उल्टा करो, हमें सीधा पढ़ने की आदत नहीं है। ठीक है, हाँ, लास्ट लाइन देखिएगा। लास्ट लाइन में इन्होंने ये लिखा है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, जब हमारे पास टिश्यूज जो होती है वो किस कंडीशन में बता रहे हैं बताइए? नॉर्मल फिजियोलॉजी कर रही है, तो दौड़ भाग की जिंदगी नहीं है। ठीक है, हमने ये कहा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर किसी की है, ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग लिख लेते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब यहां से स्टार्ट होता है एवरी 100 ml ना,
एवरी 100 ml ऑफ कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैन डिलीवर्ड कितने ml ऑफ ऑक्सीजन बताइए, 5 ml, वो भी अराउंड लगभग लगभग बोल रहा है, ठीक है, अराउंड 5 ml ऑफ क्या, ऑक्सीजन टू दी, किसको बताइए, टिश्यूज, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, जब यहाँ पे कैसा ब्लड गया होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया होगा, ठीक है। यहां निकलने वाला ब्लड कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बोलिए बात सही है। तो यहां पे भी यही बातें लिख लें हम रिमार्क डाल करके, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी के दौरान क्या होता है, एवरी 100 ml ऑफ कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैन डिलीवर क्या कितना ml अब बताइए, लगभग लगभग 4 ml ऑफ CO2 टू किस कैपिलरीज को बताइए, टिश्यूज कैपिलरीज ना, किस कैपिलरीज को बताइए, टिश्यू कैपिलरीज। आपके आंसर ने किसको लिखा है, लंग्स को दे रहा है कि टिश्यू कैपिलरीज को, एल्वियोलाई को, तो टिश्यू कैपिलरी वहीं तो जाएगी, ठीक है, तो एल्वियोलाई ही लिख दे हम ना, टू एल्वियोलाई हम कर ले, क्लियर। एनसीईआरटी की बात भी रह गई, हम बच भी के बदनाम होने से, है ना। ऐसा क्यों हुआ भाई, 5 ml लिए 4 ही ml दिए लौटाए, जितना लेना चाहिए उतना लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए, ये बताइए। हम इनको अगर 5 रुपए दे रहे हैं तो 5 रुपए इनसे चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे, ये 4 रुपए दे रही हैं तो 1 रुपए का नुकसान हमारा है कि नहीं है, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन करेगा, चलो देखते हैं कौन करेगा। इसके पीछे कंडीशन बता दूं, इसके पीछे रीजन हमने बताया ना, बायोलॉजी पढ़ने का मेन रीजन क्या होना चाहिए आपका, ऐसा क्यों हो रहा है ना, बोलिए बात सही है। हाँ चलिए बताते हैं रीजन, इसको फोटो कॉपी करिए पहले, कल डीपीपी लेकर के आएंगे, कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा ना, हमने आपसे वादा किया था ना 1 जून से पहले हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, क्लियर। अब बहुत स्लो चल रहे हैं तो हमने आपसे वादा भी ये भी तो किया है, 3 जून से स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग अब लैंग्वेज समझ गए हैं ना, बोलिए, अभी भी दिक्कत है समझने में, तो तुम्हारे अंदर दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो गया, हो गया, हाँ हुआ, जल्दी कर, हो गया ना, चलिए रीजन बताऊं मैं, समझते हैं रीजन। देखिए ये हमारा टिश्यूज है, ये हमारा क्या है, टिश्यू है। आपने कभी भी रिस्पायरेटरी कॉशियंट के नाम सुने हैं, रिस्पायरेटरी कॉशियंट, आरक्यू वैल्यू सुना है, ठीक है, सुनिए, आरक्यू वैल्यू जो होती है वो क्या होती है,
CO2, ठीक है, CO2 का आउटपुट अपॉन ऑक्सीजन का इनपुट, ये हमारा क्या कहलाता है, आर की वैल्यू, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है। सिलेबस में नहीं है बट ये समझाने के लिए हमें समझाना पड़ रहा है। सुनिए ध्यान से, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली। हम ये कहते हैं कि जैसे कि हम एक सिंपल तरीके से हम कोई भी खाना में क्या क्या खाते हैं बताइए। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, क्लियर। हमने ये कहा कि पहले हम कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लिया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लिया। हमने ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या 6 CO2 लिए थे, ठीक है। तब जाकर के हमारे पास 6 ऑक्सीजन लिए थे ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिए थे, तब जाकर के 6 CO2 प्लस 12 H2O निकला था, और प्लस में एनर्जी जो निकला होगा, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन करने के दौरान, क्लियर। ये 6 H2O ही है ना, क्लियर। यानी हमने CO2 कितना लगाया और CO2 कितना निकला, ऑक्सीजन कितना लगाया, 6 CO2 निकला 6 ऑक्सीजन लगाने पर, यानी इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। यानी RQ जो वैल्यू होती है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 होता है, अगर हम सिंपल ग्लूकोज खाते हैं तो। इसीलिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट हम चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, क्लियर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर किसी का होता है अगर इस धरती पर, तो हमारे भोजन में तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए जिम ट्रेनर कहता है कि कोशिश किया करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइए, क्लियर, जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। जो स्टोर्ड होती है ना वही हमारे फैट होते हैं, दिख रहा है आपको बगल में मेरे साइड, हाँ, क्लियर। ये हाँ, ये सब तो है ही, फैटी है तो है हमारे, क्लियर। तो यानी क्या है कि हमारे पास इतना ये आर की वैल्यू है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू अपने अपने ना देखो, ठीक है, हाँ, तुम लोग भी सोच रहे हो मेरा भी निकला है ना, हमसे तो फिट ही हो तुम लोग ना। दूसरा पॉइंट, अगर आर की वैल्यू फॉर फैट, अगर फैट की देखेंगे तो लेस देन 1 होता है। कितना होता है बताइए, लेस देन 1 होता है, ठीक है। इनकी आर की वैल्यू कितनी है बताइए, लेस देन 1 होता है। अब कहोगे सर जी ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला था, हमने 6 CO2 और 6 ये किया था, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी लगभग लगभग क्या होता है, हम लोग 40 ऑक्सीजन लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ 17 कार्बन को CO2 को निकालने के लिए, कभी कभी 19 CO2 को निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इनकी आर की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन का भी यही हाल है, प्रोटीन का भी क्या है बताइए, लेस देन 1 है। सच पूछो तो प्रोटीन तो हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं होती, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं नोट डाल करके, प्रोटीन नेवर स्टोर्ड, नेवर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन कभी भी स्टोर ही नहीं होती, इसलिए जिम ट्रेनर कहते हैं हमेशा प्रोटीन खाइए, ठीक है। जिस दिन स्टोर हो गई तो समझ जाओ गड़बड़ है ना, समझ रही बात है। फैट अवॉइड क्यों कराते हैं बताइए, फैट अवॉइड क्यों कराते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता उसका, क्लियर। प्रोटीन क्यों खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर कभी नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्यों खाने के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटीन एनर्जी तो उतना ज्यादा नहीं देता, ठीक है,
बट हमारे पास क्या है कि फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, फिर भी अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेड नहीं है ना हमारे बॉडी में। पता चले हम किसी जगह मेहमान नवाजी कराने गए और वहीं पे पूरा दबा करके यहाँ तक चिकन मटन खा के आए हैं, 3 दिन तक डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी लगना लगाते लगाते मर जाएंगे, लूज मोशन होने लगेगा। क्लियर? तो खाइए वही जो डाइजेस्ट हो जाए ना, बट फ्री का मिलता है तो हम लोग कंट्रोल नहीं होता ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो सिलेबस में नहीं था, चलो लिख लो। अच्छा, फिर भी यही सब लिखते हो, फिर बाद में कहते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाता है। हो गया? चलिए, एक सबसे सुंदर हेडिंग डालते हैं, सुनिए कि ध्यान से। CO2 के ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट आपके बोला था लिखने के लिए ना, वो जगह छोड़ दिया आपने। ऑक्सीजन का तो लिखवा ही दिया हूं ना मैं, जितना लिखना था। ठीक है, उसको रीड कर लीजिएगा बस। हेडिंग डालते हैं, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। आज इतना ही करें, आज के लिए इतना ही। सुने ध्यान से, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग तक आप लोग पढ़ करके आएंगे, DPPs लगा के आएंगे और याद करके आएंगे, क्योंकि कल हमारे ये 5 मिनट बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। केवल रेगुलेशन पढ़ाना है, रेगुलेशन के बाद डिसऑर्डर पढ़ाने हैं। ठीक है, डिसऑर्डर के बाद अब से तब फिर पूछने वाला काम होगा। ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसेमा, ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है वो होने चाहिए। ठीक है, बताते बताते अस्थमा किसी को हो ना जाए। क्लियर? इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि आप याद करके आइएगा, नहीं तो घुटन होती है सांस लेने में जब कोई चीज़ याद नहीं रहती। क्लियर? और इम्पोर्टेंट बात तो याद ही ना, मैं कभी कोई चीज़ हाँ भूलता नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय। हाँ भाई, ये बंद कर दो ना मोबाइल। हाँ हाँ, मतलब अगर 100 ml ब्लड है